गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज भी हम वही देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा कि इससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है या आप कहीं पर भी क्वेश्चन लगाते हो तो आपको बिल्कुल पता रहेगा कि हाँ, इसका यह आंसर था। गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी होती है या फिर कोई सा टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या फिर राष्ट्रपतीय सरकार। कौन सी प्रणाली है यह? तो संसदीय प्रणाली है। अब देखो, संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम पूछा गया है कि इसका अन्य क्या नाम है। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताओगे? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। या आपसे कहे कि संघीय सरकार का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या बताओगे? संसदीय प्रणाली। या कहे कि संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या बताओगे? संघीय सरकार। क्लियर है? आइए देखते हैं। भारत सरकार जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। किसको? जो भारत सरकार है उसे क्या कहा जाता है? एक तो आधिकारिक तौर पे क्या कहेंगे उसे? संघीय सरकार। और आम तौर पे अगर आपको कहना हो तो या नॉर्मल कहना तो आप क्या बोलोगे? उसे केंद्रीय सरकार। अब देखो, भारतीय जो संविधान है इसके द्वारा स्थापित भारत सरकार कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? नई दिल्ली में। ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान द्वारा जो स्थापित भारत सरकार यह कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका कार्य कहाँ पर होता है? तो इसका कार्य भी जो है यह भी दिल्ली से ही किया जाता है, यह दिल्ली से ही कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1980, 1990, 1991 या फिर 1977। भारतीय जो संविधान लागू हुआ था हमारा, उसके होने के बाद जो त्रिशंकु संसद है उसका गठन पूछा गया है कि त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। त्रिशंकु संसद का गठन बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए, जो त्रिशंकु संसद है इसका गठन हुआ था 1990 में। तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं त्रिशंकु संसद। सरकार की द्विदलीय संसदीय प्रणाली में एक त्रिशंकु संसद तब बनती है। अब कब बनेगी त्रिशंकु संसद? देखते हैं। अभी देखो, एक तो क्या है कि कायमी बनती है, तो आप क्या बताओगे? त्रिशंकु जो संसद है यह द्विदलीय संसदीय प्रणाली में बनती है। कायमी बनती है द्विदलीय संसदीय प्रणाली में को क्या बनती है? त्रिशंकु संसद। अब कब बनती है यह देखेंगे हम, जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल या कहा जाए सहयोगी पार्टी समूह, जो सहयोगी पार्टी समूह होते हैं ना उनके कारण। ठीक है, अब देखो क्या होता है, उनकी जो सीटों की संख्या है उनके अनुसार संसद यानी कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता। क्या होता है? जब पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तब जाके ही त्रिशंकु संसद का निर्माण होता है। अब देखो, भारत में जब पहली बार त्रिशंकु संसद कब किस वर्ष में बनी थी? तो भारत में जो पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन किया था वह हुआ था 1990 में। क्लियर है? देखो, पहली बात क्या हो गई इसके अंदर? पहली बात यह हो गई कि भारत की जो द्विदलीय संसद है इसी प्रणाली में क्या होता है? इसी प्रणाली में ही त्रिशंकु संसद का निर्माण होता है। कब होता है? जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता। किसके द्वारा? राजनीतिक दल के द्वारा। अब पहली बार कब गठन हुआ था या कब बनी थी? तो आप क्या बताओगे? यह पहली बार भारत में पहली बार। ठीक है, कहाँ पर? भारत की बात हो रही है, तो भारत में पहली बार 1990 में बनी थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? कौन सी अस्थायी संसद अस्तित्व में मतलब कब तक रही थी, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951 या फिर 17 अप्रैल 1952। अस्थायी संसद क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कमेंट सेक्शन में बताइए। अस्थायी संसद कब तक भारत में अस्तित्व में रही? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 अप्रैल 1952 तक ही अस्थायी संसद। कौन सी अस्थायी संसद अस्तित्व में रही थी? आइए देखते हैं इसके बारे में।
भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। क्या है? जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था क्या है? काय में है? तो भारतीय लोकतंत्र में। ठीक है। नई दिल्ली स्थित संसद का संचालन संसद भवन, आप सभी जानते हैं संसद भवन में कार्य होता है नई दिल्ली में। ठीक है, संसद का। आगे देखेंगे वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 1927 में। कब? वर्तमान संसद का उद्घाटन 1927 में किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। अगर आपसे कहे कि वर्तमान संसद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड इरविन ने किया था। अब एक क्वेश्चन यह भी होता है कि वर्तमान संसद का उद्घाटन कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे कि वर्तमान संसद का उद्घाटन 1927 में किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 17 अप्रैल 1952 तक देश में अस्थायी संसद रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत में पहली बार, कब? भारत में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन कब हुआ? अब देखो 1952 तक तो रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद? 1952 के बाद क्या हुआ? 1952 के बाद लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन किया गया। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे? 1952 में किया गया था। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अब देखो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर किसका भारतीय संसद का गठन होता है? एक क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संसद का गठन किस किस के द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, विधानसभा नहीं है। ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु तो क्या होगा? 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है, जबकि राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पार्लियामेंट संसद। ठीक है, पार्लियामेंट किसे कहा गया है? संसद का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट का है या फिर आपको संसद का है याद रखना है। देखो इसका उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1917 में, 1927 में, 1937 में या फिर 1947 में। किसका? भारत की पार्लियामेंट से या फिर कहे जाए संसद का उद्घाटन। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। अब देखो भारत में जो पार्लियामेंट संसद है इसका उद्घाटन हुआ था 1927, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, यह हमने अभी देखा। इसके साथ साथ वही चीज़ है कि किसके द्वारा होता है, तो दिल्ली की संसद है, इसमें संसद भवन भी है। वर्तमान में कब उद्घाटन हुआ? तो 1927 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। आपको क्या याद रखना है? आपको यह याद रखना है कि संसद का निर्माण हमने अभी पढ़ा था, कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, 27। क्लियर है। संसद के दोनों सदनों का स्थानावसान कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का स्थानावसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखा था हमने? किस किस से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें लोकसभा है, राज्यसभा लिखा है नहीं, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्ष लिखा हुआ है। आगे देखते हैं तो क्या होगा सही जवाब इसका? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं कि स्थानावसान क्या होता है। राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों या किसी एक सदन का स्थानावसान कर सकता है या लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, भंग रोक भी सकता है और भंग भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति प्राप्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। बहुत सारी पावर है उनके पास। ठीक है, संसद के एक बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद उसे फिर से बुलाने की शक्ति की अध्यक्ष को प्राप्त होता है। शक्ति भी किसको? अध्यक्ष को प्राप्त है। परंतु स्थानावसान हो जाने पर केवल राष्ट्रपति को ही सदनों की बैठक आमंत्रित कर सकता है। जब अगर स्थानावसान हो गया तो क्या होगा? ना तो कोई अध्यक्ष बुला सकेगा। देखो अगर स्थगित हो गया ना तो उसको अध्यक्ष प्राप्त, मतलब कि उसे फिर से बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष को प्राप्त है। परंतु अगर सत्रावसान हो गया ना तो क्या होगा? सिर्फ वो इसे राष्ट्रपति के द्वारा ही आमंत्रित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसदों को, कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को या फिर निर्दलीय सांसद को। किसको? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी संसद का सदस्य कहा गया? ठीक है, कौन सा गैर सरकारी सदस्य कौन है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो अब गैर सरकारी सदस्य कैसे?
अब देखो गैर सरकारी सदस्य कौन होंगे पहले हम देखते हैं। तो आपको सही जवाब है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंत्री के अलावा जो अन्य प्रत्येक सांसद, उन्हें क्या कहा गया है, गैर सरकारी सदस्य। अब देखते हैं इसके बारे में। संसद के ऐसे प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं है, ठीक है, मंत्री तो एक ऐसा तो है नहीं कि सभी मंत्री होंगे, नहीं होते हैं। अब मंत्री नहीं तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, क्या कहा जाएगा, गैर सरकारी सदस्य। आपसे कहे गैर सरकारी सदस्य कौन है, तो आप क्या बताओगे, संसद के ऐसे प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं है। क्लियर है। सामान्यतः लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे की गैर सरकारी सदस्यों के कार्य या बोले विधेयक या संकल्प आदि को निपटने के लिए नियत किया जाता है, यानी कि जो निपटारे हैं, जो काम है, उन सबको निपटाने के लिए एक बैठक बुलाई जाती है। अगर यदि शुक्रवार को सभा की बैठक ना हो तो क्या होगा, तो गैर सरकारी सदस्य के जो कार्य है वो सप्ताह में किसी भी अन्य दिन, मतलब 2.5 घंटे की एक बोल सकते हैं मीटिंग हो जाती है। अगर उस दिन नहीं हुआ तो किसी और दिन, बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। देखना है ना, क्वेश्चन क्या है, सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन है आपके पास, प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या फिर संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन योजना का विषय, बहुत सारे विषय थे, क्या क्या थे इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाँ तो आपको बताइए होगा पाकिस्तान की स्वीकृति, इसको तो हम कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अब कि विषय कौन कौन से थे। देखो कैबिनेट मिशन 1946। अब कैबिनेट मिशन कब शुरू हुआ था, 1946। अब इसके उद्देश्य देखेंगे या कहा जाए विषय। पहला, संविधान सभा का गठन करना, यह उसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, संविधान सभा का गठन करना। भारत का विभाजन, यह एक गौण उद्देश्य था। फिर उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। किसके द्वारा, जनता के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से मिशन में कहा गया था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद संविधान का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। कितने, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा का, ठीक है, किसका, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 390 सदस्य होंगे, इसमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 जो है यह मनोनीत होंगे। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सदस्य कुल कितने होते हैं, 390, इसके साथ साथ 296 किसके द्वारा होंगे, सदस्य निर्वाचित होंगे, और 93 किसके द्वारा, सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारतीय जो संविधान था उसको लागू होने तक, मतलब जब तक लागू नहीं हुआ था, जब तक स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। ऑप्शन है आपके पास, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, किसके अनुसार चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी। क्वेश्चन नंबर 8वां, आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है लागू होने तक, लागू नहीं हुआ था, उसके होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, इसका शासन 1935 का अधिनियम जो था, भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा ही चलाया गया था। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया गया, किसका, विदेश संसद के द्वारा जब देश में लागू किया गया तो उसे ही क्या कहा गया, उसे ही अधिराज था। आगे औपनिवेशिक राज्य कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, औपनिवेशिक, या कि विदेशी संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया उसे क्या कहेंगे, औपनिवेशिक राज्य। या फिर आगे देखेंगे, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, कब से कब तक, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत अधिराज कब तक रहा। तो आप क्या बताओगे, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलाया गया था। किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारत सरकार चलाया गया था। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। इतना सा है कि जो 1947 में जो सार्वभौम सत्ता है इसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, डुरंड योजना,
मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या फिर वेवेल योजना। अब देखो सार्वभौम सत्ता जो कि 1947 में थी, इसे किस नाम से जानी गई, तो किस नाम से जानी गई, क्या बताओगे? माउंटबेटन योजना के नाम से इसे जाना गया। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में, कब? 3 जून 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। कब की गई? तो 3 जून 1947 में प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत में जनसाधारण लोगों को मन बांटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्या के नाम से? एक तो मन बांटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ? व्यवस्थापूर्ण कांग्रेस द्वारा सिखों द्वारा देश में विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए ही लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने यह योजना प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है आपके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कैबिनेट मिशन 1946 में। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किसमें किया गया था। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी डिटेल पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए।